नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट को लाते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का 150वां एपिसोड है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक अनुरोध है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक ना। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जो है एक डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जो है अभी तक जितना भी ये जो बिहार एसएससी के लिए हम लोगों ने साइंस का एपिसोड किया है, लगभग 149 एपिसोड आज अभी तक हो गया है, और आज क्या है 150वां एपिसोड है। उस सारा को जो है ना आपको सीरियल वाइज वहाँ पर अरेंज कर दिया गया, ठीक है। वहाँ जा कर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज का एपिसोड का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, यानी मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर होता है, ठीक। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है कि ट्रांसफार्मर ये जो है ना आपको एसी वोल्टेज जो होता है ना, उच्च वोल्टेज को निम्न में करता है, चाहे निम्न को भी उच्च में करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप क्या करता है कि कम वोल्टेज को जो ज़्यादा करता है, और स्टेप डाउन क्या करता है कि अधिक को कम करता है, ठीक ना। यानी क्या हुआ कि ये हमेशा जो है ना आपको एसी वोल्टेज पर ही कार्य करता है, ठीक ना। ये डीसी पर कार्य नहीं करता है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका प्रयुक्त होता है। किसका? तो ट्रांसफार्मर का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोरेंस ट्यूब यानी कि प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। फ्लोरेंस ट्यूब क्या होता है? देखिए मरकरी जो देखे होंगे शादी ब्याह में लगाया जाता है, उसे ही फ्लोरेंस ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, तो कौन सी गैस भरा रहता है, तो उसमें देखिए मरकरी और नियोन गैस को भरा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बिजली बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्यों? यानी क्या कोई एक बिजली का बल्ब है, ठीक, वो जल रहा है, और कोई फ्लोरेंस ट्यूब जल रहा है, तो उसमें जो सबसे अधिक रोशनी कौन देगा, तो फ्लोरेंस ट्यूब देगा, ठीक ना। देखिए ऐसा क्यों होता है कि देखिए बिजली का बल्ब जो होता है उसके अपेक्षा में क्या होता है कि फ्लोरेंस ट्यूब क्या करता है कि ये जितना ये विद्युत ऊर्जा खपत करता है ना, उसमें प्रकाश ऊर्जा में जो है ना अधिक बदलता है। किसके अपेक्षा? तो बल्ब के अपेक्षा, ठीक ना। देखिए जैसे कोई 100 वाट का बल्ब है, क्या है कोई, तो 100 वाट का बल्ब है, वो अगर जला तो वो जो है टोटल 5% विद्युत को ही ये लाइट में बदलता है, ठीक ना। लेकिन जब फ्लोरेंस ट्यूब जलता है तो वो जो है ना आपको ये 22% विद्युत को जो है ना ये लाइट में बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा आपको देगा, अधिमान होगा ज़्यादा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर देखिए ए में दिया हुआ है कि इसमें प्रकाश प्रसारित या विकर्ण करने हेतु अधिक वायु सतत होती है। नहीं, ये तो अभी तो नहीं देखे थे। बीम का है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। नहीं, ये गलत बात है, वोल्टेज का उतार चढ़ाव तो पड़ता ही है, ठीक ना। सीम का है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती। नहीं, पूर्ण रूप से तो नहीं होता है, सिर्फ 22% ही होता है, ठीक नहीं। तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए फ्यूज क्या होता है कि इसका गलनांक जो है हमेशा निम्न होता है, ठीक, और इसका प्रतिरोध उच्च होगा, ठीक। और ये क्या होता है कि जैसे देखिए कोई उपकरण लगा हुआ है कहीं पर, उससे पहले ये कोई भी उपकरण है उससे पहले ये फ्यूज लगाया जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि उपकरण में कोई खराबी आ जाता है, चाहे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होता है कि ये फ्यूज जो है इसका क्या होता है आपको, तो गलनांक जो है आपको निम्न होता है, तो ये क्या होता है आपको गल जाता है। क्या होता है परिपथ को ये तोड़ देता है, तो परिपथ को तोड़ देता है तो ये हमको बच जाता है उपकरण, ठीक। तो ये किस प्रभाव प्रकार होता है, तो ये आपको विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खपत को बढ़ते हुए क्रम पर, मतलब कौन हुआ कि विद्युत को खपत को बढ़ते हुए क्रम में। देखिए ए नंबर में टेलीविजन दिया हुआ है, बी में पंखा, सी में विद्युत प्रेस, डी में इलेक्ट्रिक केटली, ठीक नहीं। यहाँ देखिए पंखा कम विद्युत खपत करता है, ठीक नहीं, लेकिन टेलीविजन ज़्यादा करता है। यह हम क्या कहा, निम्न में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में, या टेलीविजन ज़्यादा और उसके बाद पंखा कम वाला दे दिया, बढ़ते तो नहीं हो गया, ये कट गया।
बी नंबर में कहा है कि टेलीविज़न तब पंखा, फिर वही टेलीविज़न पंखा वाला बात है, ये भी गया। सी में कहा है कि पंखा, ठीक है, पंखा से कम टेलीविज़न ज़्यादा करेगा खपत, ठीक है। टेलीविज़न से ज़्यादा विद्युत प्रवेश करता है, क्यों देखिए आयरन जो करते हैं ज़्यादा करता है, इलेक्ट्रिक केटली उससे भी ज़्यादा करता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है आपको विद्युत खपत का बढ़ते क्रम है, ठीक ना, विद्युत खपत का बढ़ता क्रम यही है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, ठीक। यानी कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किस तत्व में होता है, यानी कि उसमें जो है ना विद्युत प्रवाह आसानी से होगा, ठीक। तो वो है आपको चांदी, चांदी में जो है आपको सर्वाधिक विद्युत चालकता होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन ए में कहा है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियों विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटे में करते हैं। सही बात है कि विद्युत का खपत जो होता है, जो बिजली बिल उठता है वो किस में उठता है, तो किलोवाट आवर में उठता है, ठीक ना। देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है आपको 1 यूनिट, यानी कि जितना किलोवाट आवर उठा तो उतना यूनिट उसमें उठा, ठीक ना। तो ये हो गया आपको ये सही है, ठीक। आर में कहा है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, नहीं ये गलत है। भारत में जितना भी विद्युत प्रणाली है वो सब जो आपको 50 हर्ट्ज पर काम करता है, ठीक नहीं। यहाँ 60 हर्ट्ज दिया तो ये गलत हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सही है परंतु क्या है आपको आर गलत है, ठीक। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट। देखिए एसी करंट जो है कहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में। देखिए कोई भी बैटरी है, ठीक है ना, बैटरी को चार्ज करने में आपको डीसी करंट लगता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एसी को हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एसी करंट को ही जो है ना आपको रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में बदला जाता है, तब उसे स्टोर करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ हमसे क्या कहा है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसी के लिए तो उपयुक्त नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन उपयुक्त है किसके किसके लिए, इसको भी देख लेते हैं। बी में जो आपको इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हैं तो सही है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एसी तो जरूरी है, डीसी पर तो नहीं चलेगा। सी में जो है कि विद्युत शक्ति संचालन, तो ये भी सही है। डी में जो है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए, टोस्टर को भी गर्म करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का ही प्रयोग होता है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, जैसे क्या कहते हैं आपको भू चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि भूक्रोड के अंदर की चक्रण धाराएं, इसी के कारण जो है ना आपको पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है, यानी कि अतिचालक क्या होता है, यानी कि सुपर कंडक्टर। क्या हुआ, सुपर कंडक्टर, ठीक नहीं, मतलब क्या इसमें विरोध होगा ही नहीं, ठीक नहीं, तो विरोध नहीं होगा। इस मतलब क्या होगा, इसमें क्या हो गया आपको शून्य पारगम्यता हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। सबसे पहले समझिए पारगम्यता क्या होता है। देखिए पारगम्यता क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है कि उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा जो है प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पारगम्यता। पारगम्यता को जो है आपको म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाती है। यानी कि परम शून्य तापमान क्या होता है कि आपको 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को आपको क्या कहते हैं, तो परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। तो परम शून्य तापमान पर क्या होता है कि अर्धचालक जितना भी है उसका विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि विद्युत प्रतिरोध बहुत ही अनंत हो जाता है, मतलब क्या उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो आपको विद्युत प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक। नहीं क्या हुआ, एक प्रकार से ये हो जाएगा आदर्श अचालक हो जाएगा, ठीक। मतलब एक रत्ती भी उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रवाह कैसे होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है उसके बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ठीक है। देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम को जो है आपको अर्धचालक की भांति इसमें यूज किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, ठीक, कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए में कहा है कि त्वरित चालक को बनाने में लोहे के छड़ों की अपेक्षा तांबे के छड़ों की वरीयता दी जाती है। सही बात है, जो त्वरित चालक जो होता है उसको बनाने के लिए आपको लोहा के छड़ अगर कोई दे रहा है और कोई तांबा दे रहा है तो उसमें ज़्यादा मतलब वरीयता किसको दिया जाता है, तांबा के छड़ को तांबा ही दिया जाता है, ठीक। तो ये सही है। आर में कहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। सही बात है, लोहे की तुलना में क्या है, तांबा अधिक विद्युत का सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते। सही बात, देखिए लोहा जो है आपको जल्दी ऑक्सीकृत होता है, यानी कि उससे संचालन हो जाता है,
लेकिन तांबा जल्दी नहीं होता है संक्षारण, इसी कारण से देखिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिचालक में क्या होगा, लोहे के छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ को वरीयता देते, सही है। लेकिन ये क्यों दी जाती है वरीयता, इसी कारण दी जाती है कि लोहे की तुलना में तांबा क्या होता है, विद्युत का अधिक सुचालक होता है और ये वायुमंडल की परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसी कारण दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए सही है और आर जो है ना ए का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। देखिए मंदक के रूप में जो आपको ग्रेफाइट और साधारण जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा, ठीक ना। साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है आपको मंदक के रूप में, और देखिए आपको D2O का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, यानी कि बुलेट प्रूफ को जैकेट बनाना है, उसमें से कौन सा बहुलक होना चाहिए, तो आपको केबलर का बहुलक होना चाहिए, किसका, तो केबलर का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की, अभी तुरंत देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में पूछेगा तो केबलर, और पूछ दिया बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पॉलीकार्बोनेट्स का किया जाता है बहुलक का प्रयोग, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस, देखिए प्लास्टिक से जो है आपको कौन सी गैस निकलती है, तो ये आपको पॉलीएथिलीन गैस निकलती है, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं। एक में कहा है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, सही बात है, टेफ्लॉन और डेक्रोन क्या एक प्रकार का बहुलक है। बी दो में कहा है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सही है। सी तीन में कहा है कि पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ठीक है। पॉलीथीन क्या है आपको, कि पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। और डी में चार में कहा है कि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं गलत है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक रबर क्या होता है, आपको आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका है ये, तो ये आपको आइसोप्रीन का बहुलक है, यहाँ आपको क्लोरोप्रीन दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहाँ हमसे कथन पर विचार करना है कि उसमें से कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3, ये तीन को सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है आपको कुछ अम्ल, और ये किस में पाया जाता है इसके बारे में हमको बताना है। देखिए ए में दिया आपको लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो खट्टा दूध यानी कि दूध में होगा, तो ए मिल जाएगा आपको 3 के साथ। बी में दिया आपको एसिटिक एसिड जो है आपको सिरका में होता है, तो ठीक है, ये मिल गया बी 4 के साथ। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, तो सी मिल गया आपको 1 के साथ। और देखिए ब्यूट्रिक एसिड जो होता है आपको, यानी कि दुग्ध मक्खन जो होता है, मक्खन में होता है ब्यूट्रिक एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 4, देखिए ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, हाँ बी का 4 देखिए है, सी का 1, हाँ इस डी में है, डी का 2, इसका मतलब क्या होगा कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक जो होता है फ्लाइंग कढ़ाई में लेप लगाता है। देखिए नॉन स्टिक जो जितना भी बर्तन होता है वो क्या होता है, आपको खाना बनाने वक्त चिपकता नहीं है, ठीक ना। तो वो ना चिपके इसके लिए इस पर क्या होता है, देखिए काला पदार्थ जो ये देखिए काला है बर्तन, ये नॉन स्टिक बर्तन है, तो इसमें जो है आपको चिपकाया जाता है, तो किसको चिपकाया जाता है, तो ये आपको टेफ्लॉन को चिपकाया जाता है जो काला रंग का है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेफ्लॉन, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक क्या होगा कि ये जो है ना आपको कठोर जल में इसको यूज होता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, आपको जल के जो है ना पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जिससे क्या होता है कपड़ा आसानी से साफ होता है, ठीक। तो ये किस कार्य में हुआ इसका यूज, तो ये आपको शोधन अभिकर्ता के रूप में इसका यूज होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने किया था, ठीक। देखिए डीएनए की खोज ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स दिया था, डीएनए की खोज नहीं था, तो ये गलत है। ग्रेगर मेंडल क्या था, आपको आनुवंशिकी दिया था, ये भी गलत है। जोहानसन ये भी नहीं दिया था, और हरविंद खुराना जो है ये भी नहीं किया था, ठीक ना। तो कौन किया था डीएनए की खोज, देखिए डीएनए की खोज जो है आपको 1869 में किया था, तो कौन किया था, तो ये आपको फ्रेडरिक मीसर ने किया था, ठीक। कौन थे, तो फ्रेडरिक मीसर ने जो है आपको डीएनए को खोजा था सर्वप्रथम, ठीक ना। वास्तव में यही खोजे था 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने, ठीक। यहाँ देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक जो होता है, जो कि टिश्यू जो कि हड्डी के साथ
पकड़े रहता है, यानी कि हड्डी को हड्डी के साथ कौन जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी के साथ आपको स्नायु जिसे लिंगामेंट कहते हैं वो जोड़ता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंगामेंट यानी कि स्नायु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, लेकिन दांत पर जो परत होता है वो किसका बना होता है। देखिए ये बताया केवल भोजन के कणों का नहीं, देखिए केवल भोजन कण नहीं होगा, भोजन कण और थूक का। ठीक है, भोजन कण थूक होगा ही, और इसके साथ साथ और कुछ भी हो सकता है। सिम दिया कि भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, ये भी सही है। आप देखिए डी में दिया हुआ है कि भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, मतलब क्या हुआ कि ये देखिए ये दोनों तो हैं ही, ये दोनों है, केवल भोजन कण से तो नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन ये देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया आपको कि भोजन का कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, ये जो है सटीक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारा चीज़ जो है ना आपको दांत पर जमा रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक ना, ग्लूकोज को जो है आपको एथेनॉल में कौन परिवर्तित करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले समझिए कि ग्लूकोज जो एथेनॉल में कैसे बदलता है, ये आपको किण्वन प्रक्रिया द्वारा बदलता है। ठीक ना, देखिए जैसे ग्लूकोज है आपको C6H12O6। ठीक ना, देखिए जब इसका किण्वन कराया जाता है, इनकी फर्मेंटेशन कराया जाता है, ये क्या बन जाता है आपको, देखिए बनता है आपको C2H5OH प्लस जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ देखिए जो आपको किण्वन कराया जाता है तो किसकी उपस्थिति में, तो आपको जाइमेज नाम का एक एंजाइम है, कौन है, तो जाइमेज। ये क्या है, आपको उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है जाइमेज। ठीक है ना, तब बनता है हमको क्या, तो इथेनॉल बनता है, यानी कि C2H5OH को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी कहती है, जो है ना आपको पीने वाला शराब हो गया आपको C2H5OH। ठीक ना, तो इसमें जो है आपको परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है कौन, तो प्रेरित कौन करेगा, जो उत्प्रेरक ही उसको प्रेरित करता है। इसमें उत्प्रेरक रूप में जाइमेज होता है, तो जाइमेज क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइमेज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइमेज। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पर जो आपको सारा वीडियो अरेंज कर दिया गया है। ठीक ना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दें और वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।